आज के एपिसोड में हम प्राचीन स्तंभों के स्नानांतरण यानी यहाँ से वहाँ ले जाना या ट्रांसपोर्ट के विषय में बात करेंगे। प्राचीन स्तंभों के विषय में हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं और आगे भी लगातार बात करेंगे, क्योंकि ये भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसको हमें समय समय पर रेफर करना पड़ता है। Namaskar. Welcome to the Meera Das Show, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns, and art objects. प्राचीन भारत की एक दुनिया थी जो हमें आज जादुई सी लगती है। प्राचीन माया के इस संसार में राजा महाराजा, रानियां, भिक्षुनी, भिक्षु, यक्षिनी, यक्ष, देवियां, देवता और कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, ज्ञान, विज्ञान सबकी प्रस्तुति थी। इसकी झलक हमको पुरातात्विक स्थलों पर दिखाई तो देती है, लेकिन हजारों साल पुरानी इन जगहों को हाईली सैनिटाइज तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसमें छुपी मिथक गाथाएं, इसमें छुपा तर्क और इसमें छुपा ज्ञान विज्ञान का हमें सिर्फ झलक मात्र ही दिखाई पड़ता है। इसको सुलझाने के लिए शताब्दियों से ज्ञानी लोग इस पे शोध कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा यह एपिसोड इसी ज्ञान के ऊपर टिका हुआ है जिसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। यह ज्ञान इतना फैला हुआ, व्यापक और विस्तृत है कि उसे एक बार में जान पाना मुश्किल है। हम आपको इसके छोटे छोटे यूनिट्स में बांटकर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको समझने में आसानी हो। इस प्रयास में सबसे पहले रेड सैंडस्टोन के मोनोलिथिक ग्लॉसी पिलर्स यानी कि बलुआ पत्थरों से निर्मित अखंड औपदार यानी चमकदार स्तंभों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। ये पिलर्स मजबूत, ऊंचे, आकर्षक और अविनाशी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिबल, जिसे कोई मिटा न सके, ऐसे भीमकाय स्मारक हैं यानी स्टेबल कोलोसल मॉन्यूमेंट्स हैं जो पूरे भारत में मिलते हैं। यदि उनकी भीमकाय ऊंचाई और आकार देखें तो आश्चर्य होता है कि इनका निर्माण कैसे, कहाँ, किसने और क्यों करवाया होगा, और यहाँ से वहाँ ले जाना अपने आप में एक पूरा तकनीक रहा होगा। इन स्तंभों की शैफ्ट होती है। ये शैफ्ट प्रायः उल्टे कमल पे, जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ दिख पड़ता है, उस पे समाप्त होती है। शैफ्ट कभी कभी गोलाकार होती है, चौकोर होती है, अष्टकोणी होती है और कभी कभी मिश्रित होती है, जो चौकोर से शुरू होती है, अष्टकोणी बन जाती है, बीच में 16 कोण वाली भी बन जाती है और आखिर में ऊपर जाके गोल हो जाती है, जो उल्टे कमल से समाप्त होती है। इन स्तंभों के शीर्ष या कैपिटल इनके अस्तित्व को दर्शाते हैं, इनकी पहचान और तात्पर्य कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। ये शीर्ष प्रायः धर्म से अथवा विजय से अथवा देवी देवताओं के प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में लगाए जाते थे। समय के चलते ये स्मारक का चलन बंद हो गया और धीरे धीरे बहुत सारे गिरकर टूट गए। ज्यादातर शीर्ष अपने शैफ्ट से अलग हो गए और दूर दराज तक बिखर गए। 19वीं शताब्दी में जब इनको विधिवत देखा
और समझा और संग्रहित किया गया, तब इनका महत्व पता चला। आज ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के रूप में प्रशंसा के लिए और एडमायर करने के लिए पुरातात्विक स्थलों पर उपलब्ध हैं। ये स्थल ज्यादातर पुरातत्व विभाग द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कलाकृतियां अब बिखरी हुई हैं और इनको समेटने का काम अभी बचा है। प्रारंभ में सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी BCE में निर्मित ये स्तंभ मिलते हैं। अशोकन साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैरी फाल की सन 2000 में प्रकाशित एक शानदार किताब है, जिसमें सम्राट अशोक द्वारा बलुआ पत्थरों के निर्मित स्तंभ और अन्य कलाकृतियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। अशोक स्तंभों से पूर्व कोई उदाहरण न होने के कारण इन स्तंभों का अचानक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी तादाद में पाया जाना एक अचंभा पैदा करता है। किस तकनीक से बनाए गए होंगे, इतनी उत्कृष्टता कहाँ से पाई? पूरे जवाब तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यह तय है कि इन शैफ्ट का निर्माण चुनार या पबूसा नामक जगह पर तैयार किए जाते थे। यहाँ से फिर इनको सारे हिंदुस्तान में ले जाया जाता था। क्योंकि ये 2 जगहें यमुना के किनारे स्थित हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनको नदी के रास्ते से ले जाया जाता रहा होगा। इन स्तंभों की लंबाई ज्यादातर 10 से 12 मीटर तक की पाई जाती है और इनको नदी के रास्ते ले जाया जाता था, जो आसान काम नहीं था। जरूर हाथियों की मदद ली जाती होगी, परंतु महत्वपूर्ण यह है जानना कि आज हम इनको दूरवर्ती स्थानों पर और पहाड़ों के ऊपर हम इनको देखते हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन कोई आसान काम नहीं रहा होगा। फरिश्ते जो 1570 या 1620 के फारसी इतिहासकार रहे हैं, उनका ग्रंथ तारीख फरिश्ते में तैमूर के बारे में लिखते हैं कि वो हिंदुस्तान आए थे। तैमूर, जो तैमूर लेन के नाम से भी जाने जाते हैं, सन 1336 से लेकर 1405 में थे और तैमूरी साम्राज्य के स्थापक थे और विश्व के एक शक्तिशाली सम्राट थे। उन्होंने जब इन स्तंभों को देखा और इनको मिनराज ज़रीन यानी गोल्डन पिलर कहा, उनके बारे में कहते हैं कि सारे संसार में उन्होंने ऐसा स्मारक नहीं देखा। तैमूर दिल्ली में जो मस्जिद इस स्तंभ के लिए खास तौर पर बनाई गई थी, उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने समरकंद में भारत से ले जाए गए कारीगरों द्वारा वहां पे एक महान मस्जिद का निर्माण करवाया। अशोक द्वारा टोपरा नामक जगह पर स्थापित स्तंभ के दिल्ली स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्टेशन का फिरोज शाह तुगलक पर लिखा एक ग्रंथ सिराट ए फिरोज शाही इस मुद्दे पर बहुत गहरी अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट प्रदान करता है। इस ग्रंथ का एक हिस्सा जो इसके ट्रांसपोर्टेशन को विस्तार में बताता है, उसे सन 1936 में ASI के मेमोयर्स में प्रकाशित किया गया था। यह पेपर सिराट ए फिरोज शाही के बहुमूल्य फारसी से अंग्रेजी अनुवाद के दूसरे भाग का हिस्सा है। J.A. पेज की टिप्पणी के साथ इस स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख का मोहम्मद हमीद कुरैशी के फारसी से उर्दू का ट्रांसलेशन भी इसमें शामिल है। अशोक द्वारा टोपरा नामक जगह पर स्थापित स्तंभ के दिल्ली स्थानांतरण को विस्तार में बताया गया है और इलस्ट्रेट भी किया गया है। सिराट ए फिरोज शाही को किसने लिखा है यह तो नहीं पता चलता है, परंतु सन 1370 में इस ग्रंथ में फिरोज शाह के 20वें दौर का
विस्तृत वर्णन है। सिराट-ए फिरोज शाही लिखता है कि सुल्तान ने अपने दौरों के दौरान इन स्तंभों को देखा और इतने आकर्षित हुए कि उनको दिल्ली ले जाने का फैसला किया। इसमें वह अशोक स्तंभ जो 90 कोस दूर मेरठ शहर के पास स्थित टोपरा गांव में लगा था, उससे दिल्ली ले जाने का विस्तृत वर्णन है। उसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। टोपरा गांव में स्थित अशोक स्तंभ, जो कि 34 फीट लंबा, 38 इंच गोलाकार और 27 टन का था, उसके स्थानांतरण के लिए वहां के लोगों से सांभल की कपास और रेशम की रजाइयां बुलाकर बिछाई गईं। इन बिछाई हुई परतों पर स्तंभ को बहुत संभाल कर धीरे से लिटाया गया। इन बिछाई गई परतों पर स्तंभ को लिटाने के बाद उन पे चमड़ा और बोरियों से लपेटा गया और एक 42 व्हील वाली गाड़ी से यमुना तक ले जाया गया। यमुना पर छोटी बड़ी कई नावों को एकत्रित किया गया था और मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर इन स्तंभों को नावों में हजारों लोगों की मदद से सुरक्षित तरीके से रखा गया और नदी के रास्ते दिल्ली ले जाया गया। ये सब वर्णन एक इलस्ट्रेशन के साथ ये 14वीं शताब्दी के इस ग्रंथ में मिलता है, जो बहुत मूल्यवान है। ग्रंथ में लिखा है कि जब ये नाव दिल्ली पहुंची तो सुल्तान स्वयं इसकी अगुवाई करने आए। रुई, रस्सियों और बोरियों के सहारे इस स्तंभ को उतारा गया और गाड़ी की मदद से खास बनी मंजिल तक ले जाया गया। रस्सियों के रास्ते इस अशोक स्तंभ को सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचाया गया और खड़ा किया गया। हर कदम सावधानी से और स्तंभ को संभाल के लिया गया था। टोपरा से उतार कर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के महल की मंजिल पर लगाया गया यह प्रयोग इतना सफल रहा कि इसे हम आज भी देख सकते हैं। फिरोज शाह द्वारा एक दूसरा स्तंभ दिल्ली में उत्तरी रिज पर लगाया गया था। फर्रुखसियार के समय 1713 में यहाँ एक धमाके में यह क्षतिग्रस्त हो गया और इसके टुकड़ों को कलकत्ता ले जाया गया। बाद में उनको वापस दिल्ली लाया गया और उसको हम आज दिल्ली में देख सकते हैं। इन बलुआ पत्थर के औबदार स्तंभों पर अशोक काल की ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण है, जिससे स्तंभ के अशोककालीन होने पर कोई संदेह नहीं रहता। यही नहीं, परंतु कालांतरण में स्तंभ बनाने की तकनीक और बनावट में बदलाव भी आते रहे, जिससे क्रोनोलॉजी को समझने में हमें आज सहायता मिलती है। इससे पहले लौह स्तंभ के स्थानांतरण का वर्णन हम कर चुके हैं, जिसे विदिशा के उदयगिरी की गुफाओं से दिल्ली ले जाया गया था। इसका उल्लेख हमें कहीं मिलता तो नहीं है, परंतु मामलुक सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के विदिशा उज्जैन आक्रमण से जोड़कर देखें तो स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। सुल्तान के उज्जैन के आक्रमण का विवरण मिनाज-ए-शिराज के ग्रंथ तबख्त-ए-निसरी में किया गया है। मैंने मेजर H.G. रावरती के फारसी से अंग्रेजी के रूपांतर को, जो कि 1881 में किया गया था, उसकी प्रीति को गहराई से देखा, जिसका वर्णन हमारे विषय के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं। मामलुक सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद ग्वालियर किले पर फतह की और फिर विदिशा और उज्जैन पर भी जीत हासिल की। इस आक्रमक दौरे का विवरण तबख्त-ए-निसरी में कुछ इस प्रकार से दिया गया है।
लिखा है कि फौज जब विदिशा पहुंची तो उन्होंने एक मंदिर को तोड़ा जिसको बनाने में 300 वर्ष लगे थे। यह मंदिर 125 गज ऊंचा था। वहां से फौज उज्जैन गई जहां पे महाकाल मंदिर को तोड़ा। बाद में खजाने के अलावा तांबे की मूर्तियां और अन्य पत्थर की मूर्तियों को लेकर फौज दिल्ली गई। इनमें विक्रमादित्य की मूर्ति भी शामिल थी। विक्रमादित्य को उज्जैन के राजा बताते हैं जिनका राज्य का समय 1316 साल पहले का बताया गया है। ग्रंथ के अनुसार ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके राज्य में हिंदू तिथि शुरू होती है। एक अन्य स्थान में लिखा है कि इल्तुतमिश अपने गुरु और ससुर कुतुबुद्दीन को बहुत मानते थे और उनकी शान में कुतुब मीनार के पास बनाई गई मस्जिद का इन्होंने विस्तार करवाया और उसमें अपने जीते जी स्वयं की मज़ार भी बनवाई। तबक़्त निसरी में मिनाज लिखते हैं कि इल्तुतमिश ने ये सारी लूट ले जाके जामा मस्जिद के दरवाजे के नीचे गाड़ दी। यह वह जामा मस्जिद आज का जामा मस्जिद नहीं है जो शाहजहां ने बनवाया। यह जामा मस्जिद शायद इसी को कहते हैं जहां आज कुतुब मीनार स्थित है। मेजर रावटी जिन्होंने इस ग्रंथ का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, अपने एक फुटनोट में एक लेख का जिक्र करते हैं जिसे मीनार के 100 साल बाद लिखा गया था। इस लेख के अनुसार कुतुब मीनार के पास एक तांबे की प्राचीन लाट का वर्णन है जो 15 गज ऊंची और 1 गज गोलाई की। यह उल्लेख 13वीं शताब्दी का है जब इल्तुतमिश अपना विदिशा और उज्जैन का आक्रामक दौरा पूरा कर चुके हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि यह लौह स्तंभ का ही वर्णन होगा। स्तंभ स्थानांतरण के विषय में एक और स्तंभ का जिक्र करना उचित होगा जो भोपाल के बाग उमराव दूल्हा में एक गोल पत्थर का प्राचीन स्मारक है। मेहरौली के लौह स्तंभ के समांतर रखने वाला यह स्तंभ भोपाल की द्वितीय बेगम सिकंदर जहां बेगम द्वारा कहीं और से लाया गया दिख पड़ता है। इस स्तंभ में शंख लिपि के कुछ लेख उत्कीर्ण हैं जो इसे गुप्तकालीन होने का संकेत करते हैं। शीर्ष के ना होने से इसका मूल स्थान का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह सांची से लाया गया है अन्यथा कहीं और से। हैरी फाल्क इसे मौर्यकालीन नहीं मानते हैं, इसलिए गुप्तकालीन जगह जो भोपाल राज्य द्वारा नियंत्रित हो इसको समझ पाना फिलहाल मुश्किल है। ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है कि इसको लाने का साधन बैलगाड़ी रही होगी। प्राचीन स्तंभ स्थानांतरण के विषय पर चर्चा करने के इस एपिसोड में आप लोगों की प्रस्तुति सराहनीय है। आशा करते हैं कि आप हमारी प्राचीन विज्ञान की श्रृंखला की अगली कड़ी में भी रुचि लेंगे और ज़रूर आएंगे। अगली बार हम भागवत धर्म से संबंधित कुछ जानकारी लाएंगे और आपके अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ की और जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो पर क्लिक करें।